का डिसीजन, मेडिसिन चूज करने का डिसीजन तो मेरा था। बट वो बस इतना बोलते थे कि हो सके तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती हो जाओ, दैट्स ऑल। मतलब उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। मतलब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इन दो चीजों की इम्पोर्टेंस को। हम्म। लोग मतलब पढ़ाई पढ़ाई मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट लोग समझ जाते हैं आसानी से, बट इन ये जो दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू एम्स माइनर। एंड आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं ऑल इंडिया रैंक 1 नीट में अचीव करने वाले मृणाल कुतेरी। सो मृणाल, वेलकम टू बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड टू बी हियर। हेलो। ओके। सो यार, अपने बारे में ना थोड़ा अपने डिस्क्रिप्शन बता दो कि क्या कैसे आपका बैकग्राउंड क्या कैसे है, और थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मृणाल कुटेरी है। मैं हैदराबाद में ही पला बढ़ा हूँ। 18 साल से, मतलब सिंस बर्थ। स्कूलिंग कोचिंग सब यहीं पर हुई है। स्कूलिंग फ्रॉम गीतांजलि देवशाला, कोचिंग फ्रॉम आकाश। एंड उसके अलावा मतलब वैसे बोलने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, सब जानते हैं। अ, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। तो फिर आपकी जो ये नीट प्रिपरेशन की जर्नी है मृणाल, वो कैसे ही स्टार्ट हुई थी? मतलब आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर आपने मतलब 11th में जब आए तो आपको लगा, या फिर फैमिली का कोई रीजन था कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं नहीं, मतलब मेरी जो करियर चॉइस है मतलब बहुत फ्लक्चुएट होती आई है। मतलब बचपन में तो फर्स्ट सेकंड में सब ऊंचा ऊंचा ही देखते हैं, सोचते साइंटिस्ट बनेंगे, F1 रेसर बनेंगे, वो काइंड ऑफ चीज। फिर मतलब फिफ्थ सिक्स में आके थोड़ी बहुत, आई थिंक सिक्स या सेवेंथ में से, हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ी इंटरेस्ट आ गई थी। तो हम्म। सोचा केमिकल इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद आई थिंक नाइन्थ ग्रेड आते ही इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। वो मुझे एक्चुअली उस टाइम आर्मी में जाने का मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्ट था। एनडीए। एंड एनडीए नहीं, एज ए डॉक्टर। अच्छा अच्छा। आर्मी में एज ए डॉक्टर, सो थ्रू एएफएमसी दैट वाज द हम्म। प्लान देन। Because I was interested in medicine, but apart from that, I was also interested in that sort of वो जो evolving life होती है आर्मी में, new situations face करना, नए लोगों को मिलना, एंड वो जो challenging life है वो मतलब थोड़ी बहुत मुझे अट्रैक्टिव सी लगी थी। तो मैंने सोचा कि आर्मी डॉक्टर बनूंगा। 11th में जब कोचिंग शुरू की थी तब भी वही सोचा था, लेकिन अलोंग द वे थोड़ा बहुत वो मेडिसिन में इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। और उसके बाद तो मैं सोचने लगा कि कहीं पर भी हो, बस डॉक्टर बनना है, जहां पर भी हो चलेगा। कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बस डॉक्टर बनना है अपने को, उससे और किसी बस। को कुछ नहीं करना है। और कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तो मतलब उस टाइम क्या रिएक्शन था जब मतलब नीट का रिजल्ट आया और देखा कि भाई मतलब बल्ले बल्ले हो गए रैंक 1? वो एक्चुअली मतलब वो मतलब सिंक इन नहीं होता है ना। वो एक्चुअली उस टाइम मेरे टीचर्स जो थे, मेरे घर वाले जो थे, उनको मतलब मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। मुझे तो मतलब थोड़ा बहुत वो सब हम्म। सरियल डेफिनेटली। एक्सपीरियंस टाइप था, कुछ नो रिएक्शन काइंड ऑफ थिंग। लेकिन उसके बाद स्लोली जब सिंक इन हुआ वो, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मतलब काफी टाइम से एम्स दिल्ली मेरी ड्रीम कॉलेज रही है। एंड मतलब इस रैंक के साथ वो मुमकिन हो सका। सो इट वाज अ बिग थिंग, बट थोड़ा टाइम लगा मतलब वो समझने के लिए। सही है, तो अब घर वाले खुश है ना? हाँ। ये तो नहीं बोल रहे कि मतलब मतलब। आई गेस हाँ, इससे ज्यादा मतलब पूछ क्या सकते हैं, आई गेस। मतलब कोई एक्सपेक्ट और कर रहे वैसे थे भी भाई। मतलब हाँ। वैसे भी वो मतलब काफी इंकरेजिंग थे। मतलब 11th में जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तब से उन्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज का भूत सवार नहीं था। बस यही बोल रहे थे कि मतलब अच्छा पढ़ो, और अगर मेरिट के बेसिस पे वो गवर्नमेंट कोटा की जो सीट होती है इन अ गवर्नमेंट मेडिकल हम्म। कॉलेज, उसमें अगर भर्ती हो जाओ तो काफी, मतलब उनका तो मतलब एक्सपेक्टेशन वो ही था। मोर फ्रॉम द सेंस ऑफ कि वहां पर एजुकेशन अच्छी होगी। मेडिसिन जाने का डिसीजन, मेडिसिन चूज करने का डिसीजन तो मेरा था। बट वो बस इतना बोलते थे कि हो सके तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती हो जाओ, दैट्स ऑल। मतलब उससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। अभी मतलब ये रिजल्ट देख के मतलब इट वाज मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड। सो से उनका मतलब इतना ज्यादा ड्रीम नहीं था कि भाई कोई टॉप कॉलेज में चला जाए मृणाल, बस उनका यही था कि कोई अच्छा मेडिकल नहीं कॉलेज नहीं मिल नहीं। जाए।
है हाँ ना? एक अच्छा हाँ। डिसेंट सा मेडिकल, हाँ मतलब हैदराबाद में 2-3 कॉलेजेस है, हम्म, अगर वहीं पर भी मिल जाए तो चलेगा, मतलब ऐसे मतलब टॉप मोस्ट कॉलेज का उन्होंने सोचा, मतलब मैंने खुद ज्यादा सोचा नहीं था, सोचते थे कि अगर मतलब वहां जा पाते तो अच्छा रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उसी को अपना गोल बना के प्रेपरेशन की थी, ऐसा बस एक नहीं था। माइंडसेट था कि हाँ मतलब अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी कॉलेज मिल मिल जाए, जाएगा गवर्नमेंट हाँ अच्छा तो कॉलेज, वो मतलब हमारे एज लिए यू सेड बल्ले बेस्ट बल्ले, रहेगा। बट अदरवाइज नहीं। हाँ, हाँ ठीक है। तो यार मतलब अपने जो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी नीट की, वो तुमने 11 से की थी या फिर मतलब पहले ही से स्टार्ट कर दिया था, जो हम सुनते हैं कि 9 से हाँ हुआ फिर। फाउंडेशन बोलते हैं। हम्म, नहीं नहीं नहीं, मैंने मतलब 11th से ही की थी, 9th 10th में मैं सिर्फ स्कूल जाता था। ये जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, आई डिडंट गो फॉर एनीथिंग लाइक दैट, इन 11th इज व्हेन इट स्टार्ट, उससे पहले नहीं। सही है यार। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके जब नीट प्रिपरेशन आप जब कर रहे थे तो उस टाइम पर आपका मतलब ऐसा कोई टाइम आता है ना जब बच्चे डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है, उसको मतलब एक बोल सकते हैं वर्स्ट टाइम आपको कभी ना कभी फील हुआ होगा प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वैसा हाँ कौन सा टाइम था? मतलब बीच में एक टाइम था व्हेन मतलब आई वाज फीलिंग, आई फेल्ट कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड था, हम्म, लेकिन मार्क्स मतलब उतने, मतलब आई वाज गेटिंग डिसेंट मार्क्स, नो रीजन टू कंप्लेन रियली, बट नॉट एज मच एज आई होप फॉर, मतलब एक 650 660 पार होके अराउंड 670 680 में पहुंच गया था, बट उससे आगे मतलब जा आई वाजंट एबल टू मूव ऑन। हम्म, तो वो इट्स नॉट लाइक माय मार्क्स वर बैड, बट वो स्टक इन अ रट वाली फीलिंग आ रही थी। तो दैट वाज द टाइम, एंड देन जब 12th मतलब पहले शुरू हुआ था, तब व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम मेथड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन को शिफ्ट हुआ था, दैट आई गेस वुड बी दी वर्स्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि तब ऑब्वियसली मतलब घर पे बैठे तो थोड़ी थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस तो रहती है, तो वो इनिशियल थोड़े टेस्ट उतने अच्छे नहीं गए थे, सो वो टाइम था कि मुझे लगा कि ओके मुझे अपना ट्रैक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो मोस्टली 12th में ही हुआ था ये सब, जब रिवीजन टेस्ट और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये टाइम्स थे जब थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, बट मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना फील नहीं हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ऐसा था नहीं। घर वाले एज आई सेड, उन्हें उन्हें तो बस मतलब डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मृणाल को चाहिए एक थी, डिसेंट और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए बस वो ही हमारे लिए काफी है। हाँ बस काफी है, उससे ज्यादा सोचा नहीं था, और मेरे हाँ। मार्क्स तो वैसे मतलब उस रेंज के लिए सिक्योर थे, और मतलब वो देख रहे थे कि मैं पढ़ रहा था, डिसेंटली स्कोर कर रहा था, हम्म, तो उन्होंने ऐसा कुछ प्रेशर फील होने नहीं दिया, मेरे लेक्चरर्स ने भी, मतलब इवन अगर कभी कभार अगर मार्क्स घट जाते थे तो इसके बारे में इतना सोचा नहीं कि मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। सो वैसे बिकॉज आई डेंट फील दैट प्रेशर, डिमोटिवेशन बस थोड़ा सा खुद से आता था कि मैं, मुझे लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट वाज ओके। हाँ वो मतलब मॉक टेस्ट जब देते होंगे तो उस टाइम पे तो यार देखो कम बढ़ राइट, तो होता रहता है, ठीक है, आप कभी अप जा रहे हो कभी डाउन जा हाँ रहे हो, ठीक है, करेक्ट, ये तो लाइफ का भी फेज होता है और सेम जो है वो एग्जाम का भी फेज है, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, अकेला करेक्ट, वहीं नीट पर नहीं है। रिफ्लेक्ट होता है। है ना? हाँ ठीक है। तो ठीक है यार, अब हम बात करते हैं जो स्ट्रेटजी आपकी रही उसके रिगार्डिंग, ठीक है, कि आपने क्या कैसे पढ़ा। तो देखो हर किसी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी जो नीट है उसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सेक्शन है, ठीक है, सब्जेक्ट के, ठीक है। तो आपका जो स्कोर है वो 720 आउट ऑफ 720 है, फुल स्कोर है आपका, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी फुल स्कोर आपका, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स के लिए मृणाल तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी? फिजिक्स के लिए मैंने जो किया था, ये एक्चुअली थोड़े से कॉमन पॉइंट्स है फॉर स्ट्रैटेजी इन ऑल हम्म, सब्जेक्ट्स। सॉरी, जो 11th में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो तब ये होता था कि जो टेस्ट मतलब हर 2 हफ्ते में एक बार लिखने पड़ते हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस हैं वो इंस्टीट्यूट के प्रोवाइडेड मटेरियल में से आते थे, मोर देन फ्रॉम एनसीईआरटी, सो इट यूज्ड टू बी ऑफ अ लेवल हायर देन नीट। तो उसमें परफॉर्म करने के लिए मुझे मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ते थे मोर देन एनसीईआरटी। हम्म। तो तब तो हमेशा लगता था कि नीट में ऐसे क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है, करके क्या फायदा, ये तो बस टाइम वेस्ट है। लेकिन मतलब मार्क्स अगर अच्छे नहीं आते तो मतलब खुद अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा घट जाता है, फिर टीचर्स और मतलब फैमिली को भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि मतलब गलती क्या है, तो इसीलिए मैं मॉड्यूल से ही पढ़ता था। लेटर ऑन मुझे इसका मतलब बेनिफिट जो है समझ में आया था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ज्यादा होती है फ्रॉम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ अ लेवल हायर देन नीट, और उससे मतलब आसान क्वेश्चंस भी अगर उसको थोड़ा सा भी ट्विस्ट करे तो हम फिर भी
उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दैट ये जैसे जो प्रैक्टिस मिलती है ऑफ हायर लेवल क्वेश्चंस, वो काफी यूजफुल होती है। तो फिजिक्स के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो मेनली ये थी कि 11th 12th में जब सिलेबस पढ़ा रहे थे तब मैं थोड़े हाई लेवल पे पढ़ता था। तो मतलब हमारे मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है वो भी थोड़े नीट प्लस लेवल के हैं, क्लास में जब क्वेश्चंस देते थे वो भी थोड़े हाई लेवल के थे, और ऐसे प्रैक्टिस किया था। फिर लास्ट फ्यू मंथ्स बिफोर नीट तब मैंने और ज्यादा लास्ट 3 नहीं, लास्ट 5 6 months बिफोर नीट आई फोकस्ड मोर ऑन एनसीईआरटी, ताकि थियरी बेसिक्स सब स्ट्रांग हो जाए। तो फिजिक्स के लिए मतलब मेरी रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि प्रैक्टिस करते टाइम वेल बिफोर नीट जितना हो सके सिर्फ एनसीईआरटी को ही मत चिपको, मतलब उससे थोड़ा और हाई लेवल जाओ ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आ जाए। मुझे लगता है कि फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नया क्वेश्चन देके थोड़ा सा रैटल अनसेटल हो जाते हैं। सो उसके लिए आई थिंक थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर बाद में एनसीईआरटी पे फोकस देना चाहिए। दिस वाज माय स्ट्रेटजी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ी ही नहीं उन्होंने और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन लगाने चले गए, ठीक है, और मेन जो है हाँ ये भी कॉज होता है कि वो डिमोटिवेशन इसे वो फील करते हैं फिजिक्स फिजिक्स में, ठीक है, क्योंकि हाँ करेक्ट, वो हाँ। एक्चुअली मेरे लिए भी थियरी वीक हम्म। पॉइंट थी वो। ये जब मुझे समझ आया था तब टुवर्ड्स द एंड मैंने ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस किया क्योंकि थियरी क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं फिजिक्स में। सो हाँ बिल्कुल, अगर 20% अगर तुम थ्योरी कर रहे हो तो 70% सॉरी 80% आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करेक्ट, करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो क्योंकि उसके बिना न्यूमेरिकल्स तो होगा नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो ये रहा फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए यार तुमने कोई बुक सोर्स वगैरह कुछ और यूज किया था या फिर कोचिंग मटेरियल जो था वो एनफ था उसके लिए? कोचिंग मटेरियल इनफ था, मतलब मैंने एक्चुअली बहुत बुक्स खरीदी थी। मतलब सब लोग मतलब जपते रहते हैं एचसी वर्मा, डीसी पांडे, और मैंने ट्राई किया था, उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब अलग लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। बट पर्सनली मेरे लिए मतलब वो टाइम काफी नहीं था, मतलब जस्ट विथ इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड मटेरियल एंड एनसीईआरटी एंड टेस्ट एंड ऑल, उससे ही मतलब मेरा टाइम जो है उसमें ही निकल जाता था। सो आई डेंट फाइंड इनफ टाइम टू सॉल्व एनीथिंग एल्स फॉर फिजिक्स। बट हाँ मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही काफी था तो उससे काम चल गया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके बाद यार, डीपीटी वगैरह ये आरटीएस वगैरह बहुत सारे उनमें भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो बाहर का मटेरियल क्यों यूज हाँ करना करेक्ट, फिर। ऐसे छोटे छोटे वर्कशीट्स टाइप या। हाँ डेफिनेटली। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में यार 3 सेक्शन है पता है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों के लिए अलग स्ट्रेटजी क्या रही थी आपकी, शॉर्ट में बता देना। फिजिकल और ऑर्गेनिक मोरलेस में फिजिक्स की तरह ही अप्रोच हम्म। करता था, क्योंकि इसमें भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो थोड़ा हाई लेवल जाओ फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर फॉर्मूले है तो उनके डेरिवेशन समझो, उसके उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट समझो। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस की मैकेनिज्म समझो, और मतलब मोर और लेस लाइक फिजिक्स, जितना हो सके हम्म। प्रैक्टिस करो ताकि बाद में आसान हो जाए। इनऑर्गेनिक के लिए मतलब एक ही, मतलब मुझे तो एक ही रास्ता मालूम है कि जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़ो। यहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो भी आना है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, और मतलब ऑलमोस्ट 100% गारंटी है इनऑर्गेनिक में। तो वो मतलब मैं मोस्टली एनसीईआरटी पर ही ध्यान देता था। पहले इंस्टीट्यूट मटेरियल देखता था लेकिन उससे मतलब ज्यादा मतलब फायदा नहीं हुआ। सो लेटर ऑन आई स्विच टू एनसीईआरटी, तब जाके मतलब मार्क्स थोड़े इंप्रूव हुए इन दैट सेक्शन। तो इनऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी रास्ता है। फिजिकल और ऑर्गेनिक आई यूज टू अप्रोच इट लाइक फिजिक्स, थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस करो फिर बाद में थियरी कंसोलिडेट करो, मतलब पहले समझ के हम्म। फिर सॉल्व करो फिर थियरी कंसोलिडेट। ठीक है मिनाल, मिनाल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को थोड़ा हार्ड टाइप लगता है, तो उसके लिए वो क्या करें ऑर्गेनिक के लिए बेसिकली? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म चाहिए होती है कि नहीं। हाँ और इन मोस्ट केसेस एक्चुअली नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम्म। बट इन सम टाइम्स सम अनॉमलस केसेस अगर टफ क्वेश्चंस आते हैं तो इट कैन बी बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म और बेस्ड ऑन सम इंटरमीडिएट स्टेप इन द मैकेनिज्म, और they add another reagent but it attacks in the same way as something which is given in the book. So ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस अगर आ गए तो अगर सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाएंगे। तो फॉर दैट मतलब ये देख के मैंने सोचा था कि जितना हो सके
मैकेनिज्म पढ़ो, उसको समझो, ताकि अगर थोड़े से इंटरमीडिएट स्टेप के रिएक्शन भी आ जाए या कुछ सिमिलर रिएक्शंस आ जाए विच फॉलो मोर और लेस द सेम मैकेनिज्म, उसको भी मैं सॉल्व कर पाऊँ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट इट इज अ ब्रांड न्यू थिंग। तो मतलब वहां पर मैं जितना हो सके मैकेनिज्म भी देखता था, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी। ठीक है, तो ये रही केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स का जो फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी होता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया था, मतलब कैसे आपने पढ़ा था बायोलॉजी को? बायोलॉजी अगेन मैंने पहले मॉड्यूल देखी थी, बट एक्चुअली आई थिंक मैंने मॉड्यूल को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी थी, लाइक मोर देन रिक्वायर्ड। बायोलॉजी फॉर मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट, बायोलॉजी ही सबसे ज्यादा एनसीईआरटी सेंट्रिक, एनसीईआरटी बेस्ड होता है आई थिंक इन द पेपर। तो उसके लिए ही एनसीईआरटी समझ आना, एनसीईआरटी को बेसिकली रटना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन बायोलॉजी। सो इसीलिए टुवर्ड्स द एंड मैं जितना हो सके ऑलमोस्ट ओनली एनसीईआरटी ही पढ़ता था, एंड उसी के बाद मुझे मतलब रिजल्ट्स दिखे कि पहले एक्चुअली बायोलॉजी मेरी वीक टॉपिक होती थी। मुझे अगर आई मीन मोर ऑफन देन नॉट मेरे मार्क्स बायोलॉजी में जाते थे, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड होती थी और मैं उतना रिवाइज नहीं करता था। बट देन लेटर ऑन जब मैंने फोकस एनसीईआरटी पे शिफ्ट किया, मैं ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करने लगा, तब आई वॉज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड नॉट लूज आउट ऑन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बनाना यूजफुल होता है। मतलब पर्सनली मैंने किया नहीं था, आई ट्राई टू स्टार्ट दिस प्रैक्टिस, बट तब तक थोड़ा लेट हो गया था। आई रिमेम्बर इट वाज आई स्टार्ट दिस प्रैक्टिस अराउंड मई और जून ऑफ 2021, मतलब तब तो सिर्फ 2-3 महीने थे। तब अगर नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो टाइम नहीं हो गया। मिलेगा मतलब फिर से आने को। हाँ, सो आई ड्रॉप्ड इट मिडवे थ्रू, बट जितना मैंने लिखा था आई फाउंड दैट टू बी हेल्पफुल टू क्विकली रिवाइज, ताकि भूलने के चांसेस कम हो जाए। तो अगर बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में ही ऐसे नोट्स बना लोगे तो इट विल प्रूव वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर। सही है। तो ये रहा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए, तीनों का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यार तूने पी बाई क्यूज लगाए थे क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लास्ट में, या फिर स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट कर दिए थे? वो एक्चुअली स्टार्टिंग से ही किए थे, क्योंकि हमारे मतलब हमारे मटेरियल में वो चैप्टर वाइज अरेंज्ड होते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम्म। तो जब मैं वो चैप्टर पहली बार पढ़ रहा था और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तभी टाइम मैंने उसके सॉरी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सो उसका हैबिट पहले से ही था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का। पेपर एज अ होल सॉल्व करने का हैबिट मतलब लास्ट में ही आया था, बट हाँ हम्म। क्वेश्चंस मैंने पहले ही देखे थे। पीवाई के जो क्वेश्चन थे वो आपने साथ साथ में लगाते गए थे, और लास्ट में जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होते हैं वो जब नीट से 1 या 2 महीना बचता है तब हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, यही सब कुछ होता है। करेक्ट, हाँ। तो मृणाल, तुम्हारी लाइफ मतलब जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे नीट का, तो उस टाइम पे मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस था, वो मेरे को थोड़ा बता दो। मॉक टेस्ट ये एक्चुअली मतलब मुझे समझ आया बाद में कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है। एक तो है मतलब बेंचमार्किंग, यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर, बट दिस इज लेस इंपॉर्टेंट देन अदर बेनिफिट्स। दी अदर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो मुझे लगते हैं, एक होता है एग्जाम लिखने की आदत हो जाती है। मतलब मुझे याद है 1 या 2 महीने पहले, नीट एग्जाम के पहले टेस्ट बहुत लिखे थे, और आई मीन ऑलमोस्ट डेली एक टेस्ट या फिर हफ्ते में 5 टेस्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऐसी होती थी। तो हम्म। उसकी वजह से बाय द टाइम नीट एग्जाम आ गया था, मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगा। मतलब मालूम था कि दिस इज द एग्जाम दैट मैटर्स, हम्म। बट स्टिल इट फेल्ट लाइक इतने एग्जाम्स तो लिखते आए हैं, हाउ डिफरेंट कैन इट बी। जो टेस्ट लिखते आए हैं उसमें इजी टेस्ट थे, हार्ड थे, मॉडरेट थे, मतलब सभी टाइप ऑफ टेस्ट लिखे हैं। तो मतलब क्या ही आ सकता है एग्जाम में जो इतना मुझे अनसेटल कर दे, या जिसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा लिखोगे उतना कम प्रेशर होगा एग्जाम के दिन, ऐसा मुझे पता लगता नहीं है। आजकल क्या होता है एंड कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो मॉक टेस्ट देते नहीं है, वो प्रिपरेशन करते जाते हैं, ठीक है। आज ये कर लिया, हाँ, कल का गोल अलग बना लिया, करते गए, उन्होंने मॉक टेस्ट दिया नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, वो लास्ट में आके मॉक टेस्ट देंगे, तब उनका जो स्कोर है वो 320 या फिर मतलब बहुत लो स्कोर आता है, और उसके बाद वो डिमोटिवेट होने लगते हैं कि भाई नहीं, हम गिव अप करते हैं, हमसे नहीं होने वाला नीट, करेक्ट। ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, ठीक है। तो मतलब ये तो था हमारा मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा मतलब
टिप्स दो यार स्टूडेंट्स को कि ऐसे मॉक टेस्ट में जैसे कोई अगर लो अगर वो मार्क्स अचीव कर रहा है, ठीक है, उस टाइम पर, तो उसको क्या कैसे करना चाहिए, उसको कैसे टैकल करना चाहिए मॉक टेस्ट को? मॉक टेस्ट में कभी कभार तो मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आ जाते क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। मतलब कुछ लोग तो क्योंकि इस अनप्रिपेयर्डनेस की फीलिंग की वजह से मतलब एग्जाम लिखते ही नहीं है, इसलिए सोचते हैं कि बाद में सब पढ़ने के बाद एंड में मॉक टेस्ट लिखेंगे। ये बहुत होता है। तो मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है कि मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं लिखते, ये मार्क्स स्कोर करने के लिए और ये जानने के लिए कि कितना जानते हैं। मतलब एग्जाम अप्रोच करने का जो स्ट्रैटेजी होती है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करे, ये सब मॉक टेस्ट लिखने की प्रैक्टिस से ही आती है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो और मार्क्स अच्छे से नहीं आने वाले हैं, मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप लिखो, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट मोर इम्पोर्टेंटली ताकि एग्जाम लिखने से जो बेनिफिट्स है वो आ जाए। ताकि लाइक OMR बबलिंग ये सब प्रैक्टिस ज्यादा होंगी तो प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो एग्जाम में गलतियां कम होंगी। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना बबलिंग मिस्टेक हो जाती है एग्जाम प्रेशर के ड्यू टू द प्रेशर। सो ये सब अवॉइड करने में मॉक टेस्ट की सबसे ज्यादा आई थिंक हेल्प करती है। सो इसीलिए मतलब प्रेपरेशन जैसी भी हो, फॉर द एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू राइटिंग मॉक टेस्ट। और अगर प्रेपरेशन अच्छी है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब शायद ये है कि आप गलत बुक रेफर कर रहे हैं, या शायद एग्जाम में मतलब आपको प्रेशर फील हो रहा है। तो मतलब एग्जाम के बाद ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छा क्यों नहीं गया। और अगर वो मतलब इफ यू कैन बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दैट टाइम, वो बहुत हेल्पफुल होगी। मतलब एग्जाम का पूरा बेनिफिट आएगा। हाँ मृणाल, तो मृणाल एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो है कि मैं अगर बात करूँ एस्पिरेंट्स की, तो कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में भी आया होगा कि मतलब जब आपको लगा होगा कि भाई छोड़ देते हैं, कुछ ऐसा आया था? मैंने आपको मतलब पहले भी पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि Um, नीट रिविजन मेरे को नहीं होने वाली मेरे से? नीट प्रेपरेशन नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा नहीं क्योंकि मेरे पास बैकअप तो कुछ रेडी नहीं था। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये छोड़ दूं तो और कुछ अवेलेबल है, ये वाली फीलिंग नहीं थी। एंड इसलिए मतलब वो थॉट नहीं आया। बट डिमोटिवेशन के टाइम्स तो थे ऑब्वियसली, बट मैंने ऐसा कंप्लीटली छोड़ने का नहीं सोचा था। अच्छा, गिव अप का ये कोई प्लान थॉट्स नहीं था? मतलब ज्यादा, हाँ, ये थॉट्स तब आते हैं जब ये करियर चॉइस आपके लिए किसी और ने किया हो, या सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से अगर आपने चूज किया है, तो तब हो सकता है क्योंकि मे बी एट इन योर हार्ट यू आर नॉट ट्रूली इंटरेस्टेड इन इट। बट ये क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था, मुझे मतलब क्विट करने की फीलिंग नहीं है। मतलब आई फेल्ट डाउन बट क्विट करने की फीलिंग नहीं है। ओके, तो यार लास्ट में हम एक क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, तो एस्पिरेंट्स को अपनी साइड से लास्ट टिप्स क्या देना चाहते हो? मतलब कि वो क्या उनको करना चाहिए, मतलब सोलली जो टिप्स है वो आप क्या देना चाहते हो लास्ट में? मतलब this is not related to academics per se, but more about confidence and a calm state of mind. मतलब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इन दो चीजों की इम्पोर्टेंस को। हम्म। लोग मतलब पढ़ाई पढ़ाई मतलब एकेडमिक एस्पेक्ट लोग समझ जाते हैं आसानी से, बट इन ये जो दो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब ही आप अगर अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए या थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ जाए, तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मतलब आपने सब सीखा है, और अगर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अप्लाई करें, तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस मोर देन एनीथिंग एल्स, कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपके मतलब आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। और पीस ऑफ माइंड तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि एग्जाम हॉल के अंदर जाके मतलब आई फेल्ट द प्रेशर, मतलब मैं पैरालाइज हो गया इसीलिए मैं लिख नहीं पाया। तो मतलब इसकी वजह से जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो मतलब क्या रंग लाई, मतलब कुछ दिखाने के लिए बाकी नहीं बचेगा। तो instead of just focusing on preparation and studying well, I think it is important to develop these two things. And here actually is another place where mock tests help. अगर ज्यादा practice होगी तो ये दोनों तो automatically आ जाएंगे। But हाँ, these two are the things I feel every aspirant should develop. ओके,
सो मिनाल, एक क्वेश्चन और है, मैं अभी शायद अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने भी किसी टॉपर को फॉलो किया था? आपने भी कोई यूट्यूब पर वीडियोस देखी थी, या फिर आपने भी कोई डिमोटिवेट हुए थे, मोटिवेशन की आपने वीडियो देखी हो यूट्यूब पर जाकर कि भाई मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, एक काम करते हैं यूट्यूब खोल के बैठते हैं और कोई ना कोई वीडियोस देखते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं? आपने कुछ ऐसा किया था? ये काफी किया था, स्पेशली इन ट्वेल्थ। मतलब पिछले 2-3 सालों के टॉपर की इंटरव्यू देखी थी। और मतलब इंस्टीट्यूट में ही वो वेबिनार कंडक्ट करते हैं ना, कि उनके पास स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हम्म। इन द सेंस एक मॉडरेटर रहता है, दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो काइंड ऑफ चीज। तो हाँ, ये सब बहुत अटेंड किया था मैंने, स्पेशली इन ट्वेल्थ। 11th में कम था, बट मोर सो इन ट्वेल्थ। इससे कुछ बेनिफिट हुआ आपको? मतलब दो चीजें सीखने को मिली। वन इज कि डोंट फॉलो एवरीथिंग दैट समवन एल्स माइट टेल यू, क्योंकि ट्राई इट डेफिनेटली, बट अगर काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि मतलब टॉपर लोग फॉलो करते तो यही सच्चाई है, दिस इज डेफिनेटली। द ओनली वे टू स्टडी, ये नहीं है। मतलब मैं भी जो कह रहा हूँ, हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल ना हो। अगर ऐसा लगे तो प्लीज ड्रॉप इट, मूव ऑन एंड ट्राई समथिंग एल्स। दिस इज वन लेसन। एंड सेकेंड चीज जो है वो ये थी कि मतलब पढ़ने का कोई राइट टाइम नहीं होता है। लोग बहुत सुनते हैं कि मतलब रात को पढ़ना डेंजरस है, और सुबह सुबह मतलब लाइक 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना वो बहुत बेनिफिशियल है। लोग बहुत बोलते हैं, पेरेंट्स खुद भी बहुत बोलते हैं। बट ये मतलब सबके लिए ये सही नहीं है। मतलब कुछ लोग रात को ही अच्छे मतलब फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन रात तक जगे रहना आसान है। तो अगर आपकी ऐसी कोई मतलब यू हैव सम इशू लाइक दिस, कि एक टाइम ऑफ द डे में ही हम पढ़ पा रहे हैं, तो उस टाइम का ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। मतलब मेरे लिए माय मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम यूज्ड टू बी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग नहीं, लाइक पोस्ट ब्रेकफास्ट प्री लंच टाइम जो रहता है, 3-4 घंटे जो मिलते हैं, दैट यूज्ड टू बी माय मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। तो मैं जितना हो सके उस दिन का काम उस टाइम में खत्म करता था, क्योंकि लेटर ऑन फोकस लेवल्स, कंसंट्रेशन लेवल्स थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं। ये मतलब वेरिएशन तो सबके लिए होता है कि एक टाइम ऑफ द डे ज्यादा फोकस कर पाते हैं, दूसरी टाइम को उतना नहीं। तो खुद मतलब थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट कीजिए और ये समझे कि आपका प्रोडक्टिव टाइम क्या है, और उसी को यूटिलाइज करें, नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। तो ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने ये मतलब ऐसे ही पूछा था क्योंकि मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, सभी टॉपर्स को फॉलो करने लगते हैं। यार वो नया डॉल है, मैं भी यार रात में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ आज से, ठीक है। उसने फिजिक्स को 2 घंटे दिए थे, मैं भी 2 घंटे देना स्टार्ट करता हूँ आज से। यार हर एक हाँ, टॉपर करेक्ट। को फॉलो करना स्टार्ट मत करो, अपनी स्ट्रेटेजी लगाओ। दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करने से कोई काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप खुद की अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने मिनाल से क्वेश्चन पूछा था कि इसका बेनिफिट क्या होता है, कि उसने भी भाई किया हुआ था, ठीक है, टॉपर्स को भी उसने थोड़ा बहुत फॉलो किया था, लेकिन उसने कुछ उससे सीखा था, ठीक है। तो सभी टॉपर्स को फॉलो करने से कुछ काम नहीं चलता है, ठीक है। तो मिनाल, आज के लिए तो हम इतना रखेंगे, लेकिन आगे के जो इंटरेक्टिव सेशंस हैं वो हम मिनाल के साथ में करते रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर मिनाल से रिलेटेड या फिर एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिए, तो मिनाल उसका रिप्लाई भी कर देगा। ठीक है। ओके, सो थैंक यू मिनाल, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके।